दोस्तों, क्या होगा अगर हमारे इस प्यारी सी दुनिया में अचानक सभी इंसान खूंखार ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगे। आज की कहानी कुछ ऐसे ही है जहां एक परिवार इस तबाही के बीच फंसा हुआ है जो अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। एक ऐसा शहर में जो अब जिंदा नहीं लेकिन पूरी तरह मरा भी नहीं। चारों तरफ खूंखार ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं जो ज़रा सा भी आवाज़ सुनते ही अपने शिकार की ओर दौड़ पड़ते हैं और फिर किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। इन सब के बीच क्या वह परिवार सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और कहानी की शुरुआत होती है समुद्र को दिखाते हुए जहां गहराइयों में अचानक दरार पड़ने लगती है और उसी के साथ नीचे से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगती है जैसे समुद्र के अंदर कुछ जाग गया हो। इसके बाद उसी जगह के आसपास हम टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो समुद्र किनारे एंजॉय कर रहे होते हैं। टॉड रोमांटिक होकर पानी के बीच अपनी गर्लफ्रेंड को एक खूबसूरत रिंग देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन तभी कोई चीज़ उसे नीचे पानी में खींच लेती है। उसकी गर्लफ्रेंड पहले तो मजाक समझ रही थी, फिर अचानक टॉड की लाश तैरते हुए बाहर आती है, जो देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी पीछे से एक बड़ा ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है और उसे जान से मार डालता है। अब कहानी का अगला चैप्टर खुलता है जहां जेडा नाम की एक लड़की अपने अंकल रे के साथ मछली पकड़ने आई होती है। उनके साथ हंटर शाह नाम का एक और शख्स होता है जो इस पूरे इलाके का सुपरवाइजर है। जेडा ड्रोन की मदद से समुंदर में मछलियां ढूंढ रही होती हैं। तभी उनकी नज़र एक नाव पर पड़ती है जिसमें पटाखों की वजह से आग लगी होती है। ये देखकर वह तुरंत वहां बोट लेकर पहुंचते हैं और आग बुझाने में नाव के मालिक की मदद करते हैं। कुछ लोग यहां पटाखे जलाकर मस्ती कर रहे थे तो शव उनके सारे पटाखे जब्त कर लेता है ताकि कोई और नुकसान ना हो। इसके बाद वह तीनों फिर से आकर फिशिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके फिशिंग रोड में एक इंसानी लाश फंस जाती है। तीनों हैरान हो जाते हैं और लाश को खींचकर ऊपर लाते हैं। जेडा अपने ड्रोन से देखती है कि समुंदर की गहराई से वही नीली रोशनी निकल रही है। ये देखकर शक कहता है कि हमें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जिसके बाद रे उस लाश को सफ़ेद कपड़े से ढक देता है और जय पानी से ड्रोन का वायर खींचने लगती है। तभी उनका ध्यान जाता है कि समुंदर के अलग अलग हिस्सों से भी वही नीली रोशनी निकल रही है। तभी अचानक वह मरा हुआ आदमी ज़ॉम्बी बनकर उठता है और जेडा पर हमला करके उसकी गर्दन पर काट लेता है। रे जल्दी से आकर उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो रे पर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर शव वहां पहुंचता है और एक चाकू निकालकर उस पर वार करके उसे खत्म कर देता है। अब उनको लग रहा था कि ज़ॉम्बी मर गया है। ये सोचकर वह जेडा को संभालने लगते हैं, लेकिन वह ज़ॉम्बी फिर से आकर उन पर हमला करने वाला होता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह फिर से कैसे उठ गया। जिसके बाद दोनों मिलकर उसे समुंदर में फेंक देते हैं। अब जेडा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उसकी गर्दन से लगातार खून बह रहा था। रे कहता है जल्दी हमें किसी डॉक्टर को बुलाना होगा। इसके बाद हम शकी वाइफ केली और उसकी बेटी सैम को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे। सैम की फ्रेंड तानी जो यहाँ की एक शेरीफ की बेटी है वह भी उनके साथ मौजूद थी। तभी शक कॉल करके केली को बताता है कि जेडा घायल हो गई है, इसलिए तुम जल्दी बीच साइड पर पहुंचो क्योंकि केली एक डॉक्टर होती है। इसलिए वह सैम को घर जाने के लिए कहकर फ़ौरन वहां से निकल जाती है और बीच में पहुंचकर जेडा को चेक करके अपनी टीम के साथ उसको फ़ौरन हॉस्पिटल भेज देती है। इसके बाद शकेली को सब कुछ बताता है कि आखिर जेडा के साथ हुआ क्या था। फिर वह सीधा यहाँ के शेरिफ से मिलता है और उसे पूरी बात बताता है। शेरिफ ये सुनकर कहता है कि यहाँ ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है, हमें तुरंत जांच शुरू कर देनी चाहिए। जिसके बाद दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ ये हादसा हुआ था। वहाँ अभी भी समुंदर के अंदर से वही नीली रोशनी निकल रही होती है। शेरिफ चौंक जाता है और पानी के नीचे देखने के लिए जेडा का ड्रोन समुंदर में भेजता है। फिर उन्हें नीचे एक पुराना डूबा हुआ जहाज नजर आता है और उसी जहाज के अंदर वही ज़ॉम्बी भी नजर आता है जिसको उन्होंने मारकर समुंदर में फेंक दिया था। शक कहता है मैंने इसे खुद मारा था, लेकिन फिर यह जिंदा कैसे हो गया। तभी वह देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी बोट की तरफ बढ़ रहे हैं। वह समझ जाते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी आफत आने वाली है, इसलिए घबराकर वह तुरंत किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। शेरिफ अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द बीच को खाली करवाओ नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। उस वक्त शबी केली को कॉल करता है जो हॉस्पिटल में जेडा की ट्रीटमेंट कर रही थी। शव से इन्फॉर्म करता है कि शायद बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए संभल कर रहना। वहीं बीच में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन तभी वह देखते हैं कि पानी अचानक पीछे की तरफ जा रही है और सभी घबराकर वहां से भागने लगते हैं और देखते ही देखते समुंदर में एक विशाल लहर उठती है और उसके साथ तैरते हुए ज़ॉम्बीज़ की एक बड़ी फौज आ रही होती है। शो और शेरिफ बोट के साथ लहर से थोड़ी दूरी पर थे और उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि यह कोई आम लहर नहीं बल्कि ज़ॉम्बी से भरी हुई है। लेकिन लहर उनसे टकराने से पहले दोनों फ़ौरन बोट के अंदर आकर सभी दरवाजे बंद कर देते हैं।
जब लहर टकराती है तो उसके साथ साथ खून के प्यासे ज़ॉम्बीज़ भी किनारे पर आ जाते हैं। अब शो और शेफ किसी तरह उस लहर से बच जाते हैं और जब वह बीच में पहुंचकर देखते हैं कि पूरा माहौल ख़राब हो चुका है और यहाँ चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आकर भर चुके हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में केली जेडा के कमरे में आकर रे को संभल कर रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वहीं बीच पर ज़ॉम्बीज़ ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में भाग रहे होते हैं और चारों तरफ अफरा-तफरी मची हुई थी। लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज़ लोगों को पकड़कर काट रहे थे और उन्हें भी अपने जैसा बना रहे थे। शा और शेरिफ जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। शेरिफ गोलियों से ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह इतने ताकतवर हैं कि गोली लगने के बाद भी वापस खड़े हो जा रहे थे। इसी बीच तानी बार बार अपने पापा शेफ को कॉल करने की कोशिश करती है, पर किसी का भी फ़ोन नहीं लग पा रहा था। लेकिन तब तक ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़कर धीरे धीरे वह शहर की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर सैम, तानी और उनके दोस्त बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। इधर हॉस्पिटल में जेडा को होश आता है, लेकिन अब तक वह भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और आंख खुलते ही वह रे पर हमला कर देती है। चीखें सुनकर एक कंपाउंडर मदद के लिए आता है। तभी रे को छोड़कर जेडा कंपाउंडर पर टूट पड़ती है और उसे मार देती है। इसी बीच मौका मिलने पर रे वहां से भाग जाता है। इधर शा और शेरिफ को अब पूरी तरह समझ आ जाती है कि जिन्हें भी ज़ॉम्बीज़ काट रहे हैं, कुछ ही समय में वह भी ज़ॉम्बीज़ में बदलते जा रहे हैं। शेफ कहता है कि हम 2 लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें ज़्यादा लोग चाहिए, इसलिए वह जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचने का फैसला करते हैं। लेकिन कार में जाते ही उन्हें 2 लोग छुपे हुए मिलते हैं, जिनके नाम है ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड कोनी। वह दोनों मदद के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो शा और शेफ उन्हें भी साथ लेकर निकल पड़ते हैं। लेकिन इसी दौरान बीच पर हम ड्रिस्कॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक ज़ॉम्बी को पकड़कर अपने घर ले जाता है। इधर हॉस्पिटल में केली जेडा को देखने के लिए जा रही होती है, पर उसे फर्श पर खून देखकर अजीब लग रहा था। वह आगे बढ़ती है और तभी जेडा को देखती है जो कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। अब वह उस पर भी हमला करने बढ़ती है तो वह डर के मारे भागने लगती है, लेकिन तभी रे उसे बचाकर एक कमरे में ले आता है। केली घबराकर पूछती है ये किस तरह की बीमारी है। रे कहता है यह जरूर कोई वायरस है जो समुद्र से निकलकर धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ की पूरी फौज बन चुकी है। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो ये पूरा शहर ज़ॉम्बी सिटी बन जाएगा। वहीं शा और बाकी तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज़ पहुंच चुके थे। कुछ ज़ॉम्बीज़ उन्हें भी घेर लेते हैं और तभी ब्लेन खुद की जान बचाने के लिए अपनी ही गर्लफ्रेंड को उनकी तरफ धकेल देता है, जिससे वह ज़ॉम्बीज़ की शिकार बन जाती है। फिर अंदर आने के बाद शा उससे पूछता है कि तुमने ये क्या किया, लेकिन डर और गुस्से में आकर ब्लेन उनसे एक गन छीन लेता है और उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। शा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह डर के मारे पागल हो चुका होता है और अगले ही पल एक पुलिस वाले को गोली मार देता है। ये देखकर शा किसी तरह उसे मारकर बेहोश कर देता है। इधर सैम, तानी और उनके दोस्त ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए एक बड़े मार्केट में पहुंचते हैं। वह चारों किसी तरह इस शहर से निकलने की कोशिश में थे, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ मौजूद होते हैं जो अचानक उनकी एक दोस्त को पकड़ लेते हैं। वह उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने ही वह बुरी तरह मारा जाता है। इसके बाद कुछ ज़ॉम्बीज़ तानी पर भी हमला करते हैं, पर वह किसी तरह से लड़कर बच जाती है। लेकिन इस अफरा-तफरी में तानी, सैम और रोनी से अलग हो जाती है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें घेर लिया था। दूसरी तरफ शेरिफ रेडियो कॉल से बाकी स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो सिग्नल काम नहीं कर रहा होता है। फिर वह सीक्रेट लॉकर से एक लेटर निकालता है जो शायद किसी कंपनी का था, लेकिन पढ़ने के बाद इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच शा को रिसर्च करके पता चलता है कि समंदर के नीचे जो पुराना जहाज दिखाई दिया था वह दरअसल उस जगह पर होना ही नहीं चाहिए था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह किसी व्हीकल ग्रेवयार्ड में होनी चाहिए थी। इससे समझ आ रहा था कि इन सब के पीछे जरूर किसी का हाथ है। अब पुलिस स्टेशन में ज़ॉम्बीज़ अंदर घुसने लगे थे, इसलिए दोनों ब्लैन को वहीं मरने के लिए छोड़कर हथियार लेकर बाहर निकलते हैं। बाहर का सिचुएशन और भी डरावना होता है क्योंकि चारों ओर ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे। तभी शा एक रॉकेट लॉन्चर उठाता है और एक धमाके के साथ सबको उड़ा देता है। अब रास्ता साफ होने पर दोनों कार लेकर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने सबसे खतरनाक अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है, पर वह उसे कार से कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी उस ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ सैम और रोनी अभी भी ज़ॉम्बी से जान बचाकर भाग रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें इवान नाम का एक लड़का होता है। दोनों उससे मदद मांगते हैं और उसकी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, मगर इवान बाहर आकर ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। सैम चिल्लाती है कि जल्दी चलो, पर इवान नहीं सुनता और ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करके ख़त्म कर देते हैं। वहीं तानी को देखते हैं जिसके पीछे अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे।
वह भागते हुए जाकर एक घर के सामने पहुंचती है और मदद मांगती है। ये दरअसल ड्रिस्कॉल का घर होता है जो एक ज़ॉम्बी को पकड़कर लाया था। घर के मेन गेट में माइक और कैमरा लगा हुआ था, जिससे वह तानी को पहले अपना गर्दन दिखाने के लिए कहता है। तानी वैसा ही करती है, जिसके बाद ड्रिस्कॉल उसे अंदर आने देता है। फिर हम देखते हैं कि ड्रिस्कॉल एक ज़ॉम्बी को बंदी बनाकर उस पर कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसके बाद तानी ड्रिस्कॉल के रेडियो फ़ोन से अपने पापा को कॉल करती है और बताती है कि वह सैम और रोनी से अलग हो गई थी और अब हिलसाइड में ड्रिस्कॉल के घर पर सुरक्षित है। वहीं सैम और रोनी को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था और गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोनी कहता है, मेरे पैर में चोट लगी है, इसलिए मैं भाग नहीं पाऊंगा। मैं किसी तरह ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाऊंगा और तुम भाग जाना। फिर वह बाहर निकलकर गिटार बजाकर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने लगता है। इसी बीच श और शेफ वहां पहुंच जाते हैं तो सैम गाड़ी से निकलकर ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए अपने पापा के पास पहुंच जाती है। लेकिन तब तक रोनी को ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था और फिर अचानक उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। फिर तीनों वहां से निकलकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां भी ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ फैल चुके, पर वह बचते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और सैम काउंटर रूम में जाकर सबसे पहले अपनी मां को कॉल करने का फैसला करती है। लेकिन उसी बीच बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हॉस्पिटल में घुस जाते हैं तो श और शेरिफ किसी तरह उनसे बचने की कोशिश करते हैं। उस दौरान श बिजली के कुछ तार निकालता है और ज़ॉम्बीज़ को एक जोरदार झटका देता है और इस बार ज़ॉम्बीज़ सच में मारे जाते हैं। इसके बाद केली और रे भी उन्हें मिल जाते हैं और सैम अपनी मां को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सभी हॉस्पिटल से निकलकर ड्रिस्कॉल के घर की ओर बढ़ने लगते हैं। वहां पहुंचते ही तानी बाहर आती है और अपने पापा से मिलकर राहत की सांस लेती है। उधर पुलिस स्टेशन में ब्लन किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड आकर उस पर हमला करके उसे मार देती है। इधर शेफ ड्रिस्कॉल के रेडियो का यूज़ करता है और पुलिस की बड़ी टीम को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान जिस ज़ॉम्बी को ड्रिस्कॉल ने रूम में बांध के रखा था, वह किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। शेफ आवाज़ सुनकर उस रूम की तरफ बढ़ता है, पर वहां जाते ही ज़ॉम्बी उस पर हमला करके उसके हाथ पर काट लेता है। शेरिफ की चीख सुनकर बाकी सब लोग दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन वह ज़ॉम्बी अब सब पर हमला करने की कोशिश करता है और केली डटकर उसका सामना करती है, पर उसे संभालना मुश्किल हो रहा था और तभी ड्रिस्कॉल पीछे से आकर एक स्टन गन से ज़ॉम्बी को झटका देकर ख़त्म कर देता है। अब शेरिफ के हाथ पर चोट लग गई थी, पर उसकी हालत अभी भी ठीक थी। फिर ड्रिस्कॉल कहता है, यह पानी वाले ज़ॉम्बीज़ हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक से ही मारा जा सकता है। ड्रिस्कॉल की बात सुनकर श एक प्लान बनाता है कि अगर किसी तरह सारे ज़ॉम्बीज़ को किसी तालाब तक ले जाएं तो वहां पानी में जोरदार झटका देकर सबको एक साथ ख़त्म किया जा सकता है। प्लान सबको पसंद आता है, पर रे कहता है कि बिजली का झटका तो इन ज़ॉम्बीज़ के लिए ठीक है, पर असली जड़ पानी में डूबे जहाज को कैसे उड़ाओगे। तभी ड्रिस्कॉल जवाब देता है, मेरे पास पानी में काम आने वाले ग्रेनेड्स और बम्स हैं, हम उस जहाज को तबाह कर सकते हैं और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद सब जरूरी सामान इकट्ठा करके बाहर जाने की तैयारी में लग जाते हैं और श अपनी तलवार पर इलेक्ट्रिक सिस्टम जोड़कर ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए बाहर निकलता है, पर उससे पहले ही इलेक्ट्रिक सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तभी केली उसकी मदद के लिए बाहर आती है और पास में पड़ी स्टोन क्रशर मशीन को चालू कर देती है, जिसके बाद दोनों मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगते हैं और एक एक करके बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद सब लोग जल्दी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में शेरिफ की हालत बिगड़ने लगती है क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल रहा था। वह सबसे कहता है, शायद मेरा अंत ऐसे ही होना था, लेकिन ये सब होने का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी था। फिर वह सबको सच बताता है कि 30 साल पहले हमारे शहर में एक फार्मा कंपनी आई थी। उन्होंने कुछ लोगों पर अपनी अधूरी मेडिसिन्स का टेस्ट किया, पर जब साइड इफ़ेक्ट सामने आए तो उन्होंने मुझे पैसे देकर चुप करा दिया। जिन पर टेस्ट हुआ था उनकी हालत बिगड़ती गई। तब उन सबको एक जहाज में भरकर समुद्र के बीच में छोड़ दिया गया और अब 30 साल बाद शायद वही चीज़ एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई है। तभी केली कहती है कि वह मेडिसिन्स अधूरी नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर एक्सपेरिमेंट करके एक बायोलॉजिकल वेपन तैयार करने की कोशिश की गई थी, एक ऐसा वेपन जिससे बिना हथियारों के जंग जीती जा सकती है। इसी दौरान कई ज़ॉम्बीज़ वहां पर हमला करने आ जाते हैं तो शो अपने बिजली वाली तलवार से उनका सामना करता है और बाकी सब लोग वहां से थोड़ी दूर चले जाते हैं। पर शेरिफ की हालत अब बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। तानी बहुत रोती है और अपने पापा के कहने पर आंखों में आंसू लिए हाथ में एक ग्रेनेड थमाकर उसे वहीं छोड़ देती है। फिर सबके निकलते ही जैसे शेरिफ ज़ॉम्बी में बदलने वाला होता है तभी वह ग्रेनेड गिरा देता है और एक तेज धमाके के साथ उसका अंत हो जाता है। अब टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है, जिसमें रे, तानी और ड्रिस्कॉल समुद्र के जहाज को तबाह करने निकलते हैं, जबकि शकेली और सैम जमीन पर बचे ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने निकलते हैं। इनका प्लान तो ज़ॉम्बीज़ को पूरी तरह ख़त्म करने का था, पर इसमें खतरा भी बहुत ज़्यादा था।
शाह आकर तालाब में बिजली की कुछ मोटी तार डाल देता है और गाड़ी में तेज गाना बजाकर ज़ॉम्बीज को अपनी ओर बुलाने लगता है। गाने की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। वहीं समुद्र में वह तीनों उस एरिया में पहुंच चुके थे जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज बोट की चारों तरफ आने लग गए थे। ड्रिस्कॉल पानी में डूबे जहाज पर बम सेट करने के लिए खुद नीचे जाने का सोचता है, लेकिन पानी में उतरते ही ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं और वहीं पर उसे मार डालते हैं। इधर श की गाड़ी तालाब के पास आकर फंस जाती है और गाना भी बंद हो जाता है। तभी उसके सामने सबसे खतरनाक अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है। श अपनी पूरी ताकत से बिजली वाली तलवार से उस पर हमला करता है, पर उसे संभालना बाकियों के मुकाबले बहुत मुश्किल हो रहा था। केली ये देखकर किसी तरह फंसी हुई गाड़ी को निकाल लेती है और गाना चालू करके उस तालाब के बीच से होते हुए दूसरे साइड पहुंच जाती है। ये देखकर सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा करते हुए अंदर चले जाते हैं। इधर श अल्फा ज़ॉम्बी पर आखिरी वार करके उसका सर काट देता है और फिर उसे मारकर तालाब में फेंक देता है। उसी वक्त सैम जल्दी से बिजली चालू कर देती है, जिससे तालाब के अंदर जितने भी ज़ॉम्बीज थे वह बिजली के झटके से एक साथ मारे जाते हैं। दूसरी तरफ बोट में बहुत सारे ज़ॉम्बीज चढ़ने लगे थे, तो रे सारे बम इकट्ठा करके तानी को लाइफ जैकेट देकर कहता है, तुम्हें बोट छोड़कर चले जाना होगा, इनको खत्म करने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। तानी मना करती है, लेकिन रे उसे समझाकर वहाँ से भेज देता है। इसके बाद वह आखिरी बार कॉल करके कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सारे इकट्ठे किए हुए बम नीचे फेंक देता है और जहाज तक पहुंचते ही रिमोट बटन दबाकर पूरे जहाज को उड़ा देता है। एक जोरदार धमाका होता है जिससे सारे ज़ॉम्बीज के साथ साथ वह खुद भी मारा जाता है। शो भी उस धमाके को देखता है, लेकिन तभी एक विशाल लहर उठकर उनकी ओर बढ़ने लगती है। वह लहर से बचने की कोशिश करता है कि तभी ज़ॉम्बी बन चुका ब्लेन आकर रास्ता रोक लेता है, पर शो उसे एक झटके में इलेक्ट्रिक शॉक देकर खत्म कर देता है और फिर लहर से भी खुद को बचा लेता है। अगले सीन में सब कुछ शांत हो जाता है, जहां धमाके के बाद सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो चुके थे। शो और उसका परिवार राहत की सांस लेते हैं। तभी किनारे पर तैरती हुई तानी दिखाई देती है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और उसे संभालकर ऊपर लाते हैं। इतनी मुश्किल के बाद सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन इसके चलते उन्होंने कई अपनों को भी खो दिया था। फिर शो सबसे कहता है कि हम हमेशा एक साथ खुशी से रहेंगे और यही हमारी डेस्टिनी है। सब लोग समुद्र की ओर देखते रह जाते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।